हेलो प्यारे बच्चों। तो मेरा नाम है अभिनय और मैं स्वागत करता हूं आपका यूनिक रैक एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं CUET UG 2026 के एग्ज़ाम के बारे में। हम आपसे बात करेंगे इस एग्ज़ाम की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिटेल्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यूनिक रैक एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप आ चुका है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको अगर किसी CUET UG एग्जाम को लेकर के जो भी आपका डाउट होगा उसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा। हमारी टीम और मैं, आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट करके अपने सारे डाउट हमसे पूछ सकते हैं। हम उसको क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स, बहुत कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। इसलिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक ओवरव्यू ऑफ CUET UG एग्जाम। तो सबसे पहले इस एग्जाम को यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम को NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल कंडक्ट कराती है। 2022 में ये एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराया गया था और 2025 में 2026 इसका 5वां संस्करण होने वाला है। अगर बात करें तो इसमें करीब 17 लाख, पिछले साल 16 लाख से अधिक स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि 17 लाख के आसपास विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, वहीं बात करें कितने बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो देखिए पिछले साल के एग्जाम में करीब 11 से 12 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे। तो ऐसा ही चांस है इस साल कि 12 लाख से अधिक, 12-13 लाख स्टूडेंट अपीयर होगा इस एग्जाम में। और अगर देखा जाए तो इसमें करीब 300 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। पिछले साल 290 यूनिवर्सिटीज थी। एक्सपेक्टेशन है करीब 300 यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करेंगी, जिनमें की 49 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही आपकी DU, BHU, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आपने उनके नाम सुने होंगे, वो इसमें हैं। उसके अलावा 36 आपकी स्टेट कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, 35 इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी और 150 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए है तो आपको 8 से 10% बच्चों की लिस्ट में आना पड़ेगा। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, इसमें टोटल 37 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, 37 में से 13 आपकी लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, 13 क्या होती हैं इसमें, आपकी लैंग्वेज होती हैं और 23 आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड यानी कि GAT या GT। ठीक है, अगर बात करें लैंग्वेज टेस्ट की तो इसमें 13 लैंग्वेज टेस्ट में से आपको कोई एक लैंग्वेज चुननी होती है। ठीक है, कोई एक आप जब चुनते हैं तो जैसे कि अगर मेरा सजेशन माने कि मैं क्या करता, तो मैं सबसे अच्छी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, मैं इंग्लिश को चूज करता। सबसे अच्छी, सॉरी, मतलब कहने मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जिसको ऑप्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ मेरा कोई लैंग्वेज विवाद करने का मकसद नहीं है। तो आपको जो लैंग्वेज बढ़िया लगती है आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, 13 में से आप कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। मेरा सजेशन हिंदी इंग्लिश में से ही लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की तो आपके 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं। डोमेन सब्जेक्ट वही हैं जब आप 10th से पास करके 11th में जाते हैं तो आप बहुत सारे स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हैं। तो हर स्ट्रीम के बच्चे कुछ 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई 6 पढ़ता है, ऑप्शनल 1 या 2 ज्यादा हो जाने से। ठीक है, तो वही सारे जो बच्चे सब्जेक्ट हैं वही सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं। और एक आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब ये आपका अलग से है। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और GK और GS देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उन लैंग्वेज में से कौन सी वो 13 लैंग्वेज हैं। तो ये रही आपकी वो 13 लैंग्वेज। इनमें इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है,
बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज प्रेफर करनी है। और बात करें हम डोमेन्स की, तो डोमेन की बात करते हैं तो आपका साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया और वोकेशनल। वोकेशनल कोई ठीक है। अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो हर जगह देखने को मिलती है सेम। कॉमर्स की बात करें तो इसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट, होम साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, और जो हम ऑप्शनल में लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, और आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, या जो भी आप ऑप्शनल लेते हैं, तो ऐसे मिला करके टोटल 23 सब्जेक्ट होते हैं। गेट, हाँ, ये सारे एग्जाम के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम के लिए मैंडेटरी है। आपको यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में जौन सा कोर्स लेना हो, उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स के अंदर आपको एग्जाम उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि बीएससी किसी को बीएचयू से लेना है तो अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी 2025 का है, उसमें भी देख सकते हैं। और 2026 का जब आएगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, कुछ 19-20 चेंज होगा तो वो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, तो 2025 वाले से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको जैसे बीएचयू, बीएससी में आपको कौन कौन से डोमेन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मेरा सजेशन माने तो मैं आपको बताऊंगा आप मैक्सिमम इसमें 5 डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लैंग्वेज, जीटी और डोमेन मिला करके टोटल 5 ले सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12th जिस स्ट्रीम से हैं वही 3 अपने डोमेन बना लीजिए, एक लैंग्वेज, एक जीटी रखिए, तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाएंगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन की और मार्किंग स्कीम की। तो स्टूडेंट 5, सबसे बड़ी बात यह है कि आप 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें नहीं ले सकते हैं, और उन 5 में आपका जीटी और लैंग्वेज यानी गेट और लैंग्वेज दोनों मिला करके है, ठीक है। आप 3 डोमेन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज या गेट लीजिए। ये टोटली आपके उस कोर्स जो आपको लेना है, जिस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 5 सब्जेक्ट के आप पेपर दे सकते हैं, और एक पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, और टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की मिलती है। मतलब हर पेपर 1 घंटे का होता है, यानी कि 5 पेपर 5 घंटे का। ये एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है कि आपको 5 बार सेंटर जाना पड़े, हो सकता है 3 बार जाना पड़े, हो सकता है 2 बार में आपका कंडक्ट करा लें। वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके हिसाब से आपको देना होगा, ठीक है। एग्जाम के मोड की बात करें तो ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पूरा टेस्ट जो है कंप्यूटर पे बैठ करके देना होगा। आप एग्जाम हॉल में खाली पेन और एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेकर के जाएंगे, उसके अलावा आप कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और ये 4 चीजें आपके हाथ में होती हैं, ठीक है। और वहीं पर आपको कुछ पेज दे दिए जाते हैं, एक कॉपी होती है जिसमें कि 10-12 पेज होते हैं, उसमें आपको जो भी सॉल्व करना है सॉल्व करते रहते हैं और अपने एमसीक्यू टिक करते रहते हैं। वहां पे आपका कोई सॉल्यूशन नहीं जाएगा, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। 250 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। अगर आप बात करें कि एक क्वेश्चन सही करने के कितने मार्क्स मिलेंगे, तो अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आप कितने मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे, और एक गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना है कि गलत नहीं करना है। क्यों? देखो, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो सही करने के 5 नंबर और गलत करने 1 नंबर, मतलब कितने कटे, पूरे 6 नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, एक मिस्टेक मतलब 6 नंबर कट हो जाएंगे। इसलिए पेपर को बड़े केयरफुली आपको देना है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट भी देने होंगे, टेस्ट सीरीज देनी होगी, आपको सब कुछ टाइम से हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, डीयू में किसी को बीए लेना है, ठीक है, और डीयू में किसी को बीएससी लेना है।
अब पिछले साल तो DU की BSc के लिए बहुत बच्चों ने अप्लाई किया था और BA के लिए भी बहुत बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है। लेकिन इस साल हो सकता है कम बच्चे अप्लाई करें, तो कट ऑफ क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा ही होता है, इसलिए कट ऑफ डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अगर बात की जाए कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल 250 क्वेश्चन होते हैं, तो 1250 इसका टोटल मार्क्स होता है। 1250 से ज्यादा कोई नहीं ला सकता है। अगर कोई कहे मैं 1251 लाया हूँ, तो उसको कह देना हट पगले, तू नहीं ला सकता, ठीक है। तो देखो, आप 1250 ही टोटल मार्क्स इसमें ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए। देखिए, पास आउट का मतलब है जिनका भी बोर्ड एग्जाम है 12th का, जो बोर्ड में बैठने वाले वो सब बच्चे इस फॉर्म को डालेंगे, ठीक है। बोर्ड कौन सा, 10th बोर्ड वाले मत डाल देना, 12th बोर्ड वाले ही डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात किया जाए, जो बच्चे गैप ईयर मतलब कि 12th के बाद 2 साल 3 साल कुछ कर रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे, सर्टिफिकेट कर रहे थे, या कोई और काम कर रहे थे, या फिर रिपीटर्स हैं, तो ऐसे बच्चे को किसी प्रकार के सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो जिन बच्चों की एज 17 से 21 साल के बीच है, उन्हें एज क्राइटेरिया में कोई दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो बच्चे गैप ईयर वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर उनका 2 साल 3 साल का गैप है तो प्रोग्राम के हिसाब से गैप देख लें। जैसे कि BHU का मैंने देखा है, DU का भी देखा है, या तमाम सारी यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग एज क्राइटेरिया हैं, उनको आपको जरूर देख लेना है कि मैं अगर ये कोर्स ले रहा हूँ तो उसमें इतनी एज का मैं हूँ, उस हिसाब से दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। तो ये सब चीजें आपको अपने उसमें बुलेटिन में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर कैंडिडेट चाहें तो उनको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में टेलीग्राम में लिंक कर दूंगी, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज और मिनिमम एज की। तो एक नॉर्मल क्राइटेरिया जो मुझे लगता है ज्यादातर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा वो ये है कि आप 17 साल से लेकर के 25 साल के बीच के होंगे तो आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, कुछ आपके लिए अभी मैं जानकारी की बात बता दूं कि आप लोग अपने इस बात को सावधानी से सुनिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWD जिसमें आते हो, अभी से अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। दूसरा, आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट देख लीजिए। अगर ज़्यादा पुराना है, अगर 6 महीने पुराना है तब तो ठीक है, नहीं तो नया बनवा लीजिए। मैं तो कहूँगा नया ही बनवा लीजिए। और अपना निवास प्रमाण पत्र, जो स्टूडेंट अप्लाई करने वाला है फॉर्म, वो अपना निवास प्रमाण पत्र भी बनवा ले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से अप्लाई करके अपने रख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन टाइमलाइन की। जब एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कब इसका फॉर्म आएगा। तो इसका फॉर्म आएगा मार्च 2026 में इसका फॉर्म आने वाला है, ठीक है। फरवरी से मार्च के बीच इसका फॉर्म आएगा। एग्ज़ाम की बात करें तो मई जून के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप 15 अप्रैल तक अपनी तैयारी फिनिश करके बैठ जाइए। उसके आगे आप मत सोचिए कि तैयारी के लिए समय हमें मिलेगा। मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आपको अप्रैल 15 तक बैठ जाना है कि मई में आपका एग्ज़ाम 100% होगा, ठीक है। अगर बात की जाए रिजल्ट की तो रिजल्ट जून के लास्ट वीक से लेकर के जुलाई के फर्स्ट वीक के बीच आ जाएगा। इन्हीं जून का लास्ट वीक मतलब कि जून का जो आखिरी सप्ताह होगा और जुलाई का पहला सप्ताह, उसके बीच आपका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। सो इसी के साथ थैंक यू गाइस, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको आगे भी इसी तरीके के वीडियो हम लगातार आप प्रोवाइड करेंगे। CUET की पूरी एक सीरीज आने वाली है। CUET के सारे डाउट्स, कॉलेज और से लेकर के कौन सा कॉलेज बेस्ट है, प्लेसमेंट क्या है, कॉलेज रिव्यू हो गया, और बहुत सारी तमाम चीज़ें, जो भी दिक्कतें आप फेस करते हैं, आप कमेंट कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक पे आपको मिलेगा। और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कीजिए।
आपके डाउट आप जैसे ही डालेंगे वैसे ही वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।